प्रधानमंत्री आज से अपना साउथ ब्लॉक जो ऑफिस है उसे छोड़कर सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी टैगलाइन नागरिक देवो भव रखते हुए की गई है। कहा गया है कि प्रधानमंत्री, और हो सकता है जब आप और हम इस सेशन को सुन रहे हैं उस समय प्रधानमंत्री इसी ऑफिस से देश को संबोधित भी करें। सेवा तीर्थ जो है ये प्रधानमंत्री का नया ऑफिस होगा, जहां प्रधानमंत्री अपने कार्यालय के सभी सहयोगियों के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। और उसकी शुरुआत उन्होंने आज से कर भी दी, जब उन्होंने 3 महत्वपूर्ण योजनाओं पर अपने दस्तखत किए हैं। प्रधानमंत्री ने आज अपने इस सीट पर बैठते ही एक्सीडेंट पीड़ितों के लिए 1.5 लाख का कैशलेस ट्रीटमेंट, साथ साथ लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ करने की घोषणा की। साथ ही साथ जो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष है उसे 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए बढ़ाने की भी मंजूरी दी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 भी जारी कर दिया। ये कुछ तस्वीरें हैं जो आज लिए गए अहम महत्वपूर्ण फैसलों की, जो इस ऑफिस से प्रधानमंत्री ने लिए, जिनकी एक झलक यहां पर आप इन इंफोग्राफिक्स के माध्यम से समझ सकते हैं जो प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। प्रधानमंत्री ने सेवा तीर्थ के साथ साथ 2 और भवनों का, कर्तव्य भवन 1 और 2 का भी इनॉग्रेशन किया। कर्तव्य भवन 1 और 2 में वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, ये तमाम मंत्रालय इस जगह पर अब चालू होने लगेंगे। साथियों, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, केंद्र का वो सचिवालय जहां पर देश की नीतियों को एग्जीक्यूट किया जाता है। पहले इसको ऐसे समझते हैं, हमारे देश के अंदर विधायिका और कार्यपालिका के बारे में जब जिक्र होता है तो कहा जाता है कि संसद में विधायिका बैठती है, लेजिस्लेचर बनते हैं। संसद में जब लेजिस्लेचर बनता है, कानून बनता है, तो उसका एग्जीक्यूशन कहां होता है? बोले एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। तो कहां से एग्जीक्यूटिव्स करते हैं? तो संसद भवन में बैठे हुए वो एग्जीक्यूटिव्स जो मंत्रियों के पद पर हैं, वो संसद भवन में तो विमर्श के लिए आते हैं, लेकिन अपने काम को कराने के लिए अपने अधिकारियों के साथ, अपने मंत्रालय के साथ एक ऑफिस में बैठते हैं, और उसे ही सचिवालय कहा जाता है। आपने अक्सर नेताओं के सचिव सुने होंगे, ऐसे ही पूरी सरकार के जहां सचिव बैठते हों और सचिवों के सहायक बैठते हों, उसे संसद का सेंट्रल सचिवालय कहा जाता है। और इस सचिवालय के अंदर जो मुख्य होता है वो कैबिनेट सचिव होता है, जो कि एक प्रमुख आईएएस ऑफिसर होता है। मतलब सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर सचिवालय के अंदर कैबिनेट सचिव के पद पर बैठता है। वहीं पर हर विभाग का, अगर वित्त विभाग है तो फिर उनका एक सचिव होगा, रक्षा विभाग है तो उनका एक सचिव होगा। ये सभी आईएएस टॉप ऑफिसर्स होते हैं जो विभाग के अंदर अपने अपने विभागों के मुखिया होते हैं और अपने मंत्री को असिस्ट कर रहे होते हैं, जो उन्होंने सदन में घोषणा की है या फिर जो देश से उन्होंने वादे किए हैं उनको एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग करते हैं। साथ ही साथ विमर्श की आवश्यकता होने पर ये मंत्री को अपने कार्य के बारे में जानकारी भी देते हैं कि आप ये कर सकते हैं, ये हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, हम आपकी इस तरह से सहायता कर सकते हैं, ये तमाम सुविधाओं को कानूनी रूप से इस तरह से अमली जामा पहनाया जा सकता है। ये सारी बातें जिस जगह से होती हैं उस जगह को सचिवालय कहते हैं। अर्थात प्रधानमंत्री के लिए भी प्रधानमंत्री संसद भवन में बोल करके चले आए, वहीं से काम नहीं होता, उन्हें आकर एक ऑफिस में बैठना होता है, उसे प्रधानमंत्री कार्यालय कहा जाता है। प्रधानमंत्री का कार्यालय अभी राष्ट्रपति भवन के मतलब दाहिनी और दक्षिण की तरफ जो साउथ ब्लॉक था उसमें चला आ रहा था, अब उसे शिफ्ट करके नई ओर स्थापित कर दिया गया है। वहीं पर नया प्रधानमंत्री कार्यालय दक्षिण की तरफ रहते हुए ही अब एक और बिल्डिंग में चला आया है, साउथ ब्लॉक से ही किसी और बिल्डिंग में आ गया है, जो कि बिल्डिंग नई है, जिसका इनॉग्रेशन हो चुका है सेवा तीर्थ के नाम से। वहीं राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाने वाली जो सड़क है, जिसे आप कर्तव्य पथ के नाम से जानते हैं, पहले जिसे राजपथ के नाम से जाना जाता था, उसके दोनों ओर आप इधर की तरफ बिल्डिंग बनते हुए देख सकते हैं। ये सीएसएस की बिल्डिंग है, सीएसएस बिल्डिंग है, यानी कि यहीं पर जो नया सेक्रेटेरिएट बन रहा है उसकी वो है। अभी नया सेक्रेटेरिएट की जरूरत क्या है? 78 साल से क्या सेक्रेटरी बैठ नहीं रहे थे क्या? बहुत सारे मंत्रालय अलग अलग जगहों पर बैठ रहे थे, जिसके चलते उनका एक मंथली रेंट लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत के साथ जाता हुआ सुनाई पड़ता था। बहुत सी इमारतों के मेंटेनेंस और उनके रखरखाव में भारी भरकम खर्च हो रहा था और लंबे समय से उनकी दूरी कार्यों में देरी बनती जा रही थी। यहां पर सभी मंत्रालयों को एक ही साथ केंद्रीय सचिवालय के रूप में लाने का प्रयास किया गया। 10 बड़ी इमारतें सीएसएस 1-2 से लेकर के इस तरह से 10 तक बनाने की योजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर की गई थी। इसी प्रोजेक्ट में देश को नई संसद मिली,
जो कि लुटियंस के द्वारा बनाई गई दिल्ली के बाद की घटना थी। लुटियंस की क्या कहानी है? कहते हैं कि जब अंग्रेजों के किंग जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर आए, तो उस समय पर लुटियंस ने दिल्ली के अंदर, क्योंकि नई दिल्ली राजधानी बनी थी, और उस समय पर दिल्ली में कोलकाता से शिफ्ट होकर जब दिल्ली को लाया जा रहा था, तो दिल्ली को राजधानी के रूप में डेवलप करने के लिए दो व्यक्ति थे, लुटियंस और बेकर। इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि दिल्ली को अंग्रेजों के हिसाब से, कि अंग्रेज यहां पर राज करें, उस हिसाब से डेवलप किया जाए। तो यहां पर राजधानी दिल्ली के अंदर प्लानिंग की गई, वास्तुशिल्प को और डिजाइन को ध्यान में रखते हुए भव्य इमारतों का निर्माण हुआ। वहीं पर संसद भवन और नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का भी निर्माण उस समय पर किया गया। जो आज का राष्ट्रपति भवन आप देखते हैं, उसकी भी जो संकल्पना है वो कैपिटॉल कॉम्प्लेक्स से ली गई थी, संसद की भी संकल्पना वहीं से ली गई थी। साथ ही साथ पेरिस के जो शांस एलिजे टावर है, वहां से भी इंडिया गेट की कल्पना को लिया गया था। ये उस समय की कुछ तस्वीरें हैं जो कि इस समय आर्काइव हैं, और इन्हें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अंग्रेजों ने दिल्ली में अपनी राजधानी बनाने के लिए प्रॉपर वास्तुशिल्प का उपयोग करते हुए प्रॉपर बंगलों के माध्यम से अपनी जगह का निर्माण किया था। यहां पर 1000 से अधिक बंगले, 26 किलोमीटर के एरिया के आसपास का जोन विकसित किया गया था, जिस जोन के अंदर लेकर राष्ट्रपति भवन से, जो कि रायसीना हिल्स की अरावली के सबसे पश्चिमी किनारे के ऊपर बना हुआ रायसीना हिल्स, वहां पर पूर्वी किनारे पर बना हुआ रायसीना हिल्स, उसके ऊपर राष्ट्रपति भवन, और उसके दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, उसके सामने इंडिया गेट, और बीच में राजपथ का उस समय पर निर्माण किया गया था। उसके बाद दिल्ली का इसी के अकॉर्डिंग आसपास रहने वाले अधिकारियों के लिए निर्माण होता गया, और आसपास पूरी दिल्ली बसती चली गई। देश आजाद हुआ। देश की आजादी के बाद यही प्रमुख भवनों का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। बाद में तय हुआ कि इसके आसपास बहुत सारे कार्यालयों को बना दिया जाएगा, लेकिन वो काम कभी प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं हो पाया। वर्ष 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने डिसाइड किया कि हम फिर से सेंट्रल विस्टा, जहां पर सारा की सारा मतलब पूरे देश का जहां केंद्र है, उसका पुनर्निर्माण और रीडेवलपमेंट किए जाने की आवश्यकता है। 20,000 करोड़ का अनाउंसमेंट होता है, और तय होता है कि जो राष्ट्रपति भवन के साथ बना हुआ जर्जर होता संसद भवन है, जिसे 2021 में पूरे 100 साल हो गए, बोले इस संसद भवन की जर्जर होती इमारतों के रखरखाव में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, और एजिंग के साथ साथ वहां की जगह लिमिटेड होती जा रही है। संसद भवन में नए अगर सांसद चुनकर आते हैं देश की जनसंख्या के अनुपात में, तो उनके पास बैठने के लिए जगह नहीं है। जिस समय देश आजाद हुआ था तब 7 लाख लोगों पर एक सांसद था, आज 25 लाख लोगों पर एक सांसद है। तो ऐसे में देश के अंदर नई परिसीमन के बाद में सांसदों की संख्या बढ़ेगी, तो उनके बैठने के लिए जगह की कमी देखी गई। लेकिन उससे पहले एक सबसे जरूरी बात, और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े, तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, ये और सुनिश्चित करेगा। तो जर्जर अवस्था, साथ ही साथ उपनिवेश की गुलामी, उसे छोड़ते हुए नई जरूरत के हिसाब से बिल्डिंगों की आवश्यकता पड़ी, और उसी आवश्यकता में नई संसद भवन का निर्माण किया गया। और यह संसद भवन के निर्माण के साथ साथ पीएम का कार्यालय, उपराष्ट्रपति का कार्यालय, साथ ही साथ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के निर्माण की घोषणा वर्ष 2019 में की गई। शुरुआत में इसे हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई, उसके बाद में फिर से इसकी परमिशन मिली। कोरोना काल आने पर फिर से एक मामला हिट हुआ कि भाई ये कोरोना में भी इसका नींव मुहूर्त कैसे कर पा रहे हैं, लेकिन देश में काम नहीं रुका, बड़ी तीव्र गति से काम हुआ, क्योंकि संसद भवन के जर्जर होते हुए 100 साल पूरे होने जा रहे थे। पुरानी संसद के एवज में नई संसद भवन के निर्माण की लगातार जरूरत महसूस हो रही थी। इसी के चलते हुए अपोजिशन ने नई संसद भवन का ऐसे समय पर, जब और पुरानी संसद के कोरोना काल चल रहा है और उसको जबरदस्ती का एक खर्चा बताते हुए जिक्र हुआ, तो नई संसद की आवश्यकता सरकार बताने के लिए निकल आई, और उन्होंने अपनी जरूरतों के हिसाब से नई संसद का निर्माण कर दिया। जरूरत के हिसाब से भविष्य को ध्यान में रखते हुए नई संसद का निर्माण हुआ। साथ ही साथ इस पूरे एरिया का रीडेवलपमेंट प्लान किया गया, जिसमें 6 बड़े प्रोजेक्ट रखे गए। नया संसद भवन, साथ ही साथ राजपथ जिसको कर्तव्य पथ नाम दिया जाना था, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जिसे सीएसएस कहा गया, वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव, साथ ही साथ प्रधानमंत्री का कार्यालय जिसे सेवा तीर्थ, और साथ में जो पुरानी रह गई इमारतें हैं, नॉर्थ ब्लॉक
ब्लॉक और साउथ ब्लॉक उन्हें युगे युगीन भारत म्यूजियम के नाम से, क्योंकि राष्ट्रपति भवन के दोनों तरफ जहां पे तमाम कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय चल रहे थे, उन्हें म्यूजियम में बदलने का फैसला किया गया। यहां पर 51 मंत्रालयों को एक ही जगह लाने का प्लान किया गया ताकि किराया और रखरखाव का खर्चा बचे, काम की सुगमता हो और पूरी तरह से डिजिटल तकनीक से लंबे समय के लिए, आने वाले समय के लिए बिल्डिंगों का निर्माण और उनकी जरूरतों के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाए। कार्य गति पकड़ता है, कर्तव्य पथ का निर्माण शुरू होता है 8 सितंबर 2022 को, नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो जाता है 2023 में, राष्ट्रपति एनक्लेव का 2025 में, कर्तव्य भवन के साथ साथ जो सीसीएस करके जो थर्ड बिल्डिंग है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की, उसका भी 6 अगस्त 2025 में इनॉग्रेशन हो जाता है। कर्तव्य पथ की तस्वीरें आपने 2022 में देखी थी, जहां सुभाष चंद्र बोस को किस तरह से तस्वीरों में स्थापित किया गया था। इसके साथ साथ न्यू पार्लियामेंट 2023 की तस्वीरें हैं, जिन्हें आपने बकायदा इनॉग्रेट होते हुए प्रधानमंत्री के हाथों देखा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य भवन का भी उद्घाटन किया था वर्ष 2025 में, जिसे सीसीएस 1 बिल्डिंग नाम दिया गया, इसका भी उद्घाटन हुआ और इसके बाद में सीसीएस 3 नाम दिया गया। इसके बाद में फिर बाकी बची और बिल्डिंगों का भी निर्माण अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। तय हुआ कि भवन जो नंबर 3 है, उसके अंदर गृह, विदेश, ग्रामीण विकास, एमएसएमई, पेट्रोलियम और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय होंगे। बाकी बचे भवनों के अंदर भी जितने भी कार्यालय, मंत्रालय हैं, 51 से अधिक मंत्रालयों को अगले 22 महीने में, यानी अगस्त 2025 में अनाउंस किया गया कि अगले 22 महीने में टारगेट रखा गया, अक्टूबर 2026 तक इनमें से बहुत सी बिल्डिंग्स को पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि अभी जो 10 बिल्डिंग और कन्वेंशन सेंटर बनने हैं, उनका कुछ क्रमांक इस तरह 1 2 3 4 5 6 6 7 8 इस तरह से है। उनमें से 4 5 6 को पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़कर बनाया जाएगा। साथ ही साथ उन्हें एकजुट करके एक जगह बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इन सभी के अंदर अपने अपने विभाग होंगे, सीसीएस 1, सीसीएस 2, सीसीएस 3 विभागों का अलाइनमेंट एक एक क्वार्टर में, बस इस तरह से कि भाई इधर आपको यह मंत्रालय मिलेगा। सारे के सारे जितने भी मंत्रालय सरकार के अधीन हैं, उन सबको एक जगह करने की कवायद की जा रही है। इन बिल्डिंग्स को बनाते समय पूरी तकनीकी का ख्याल रखा गया। 4 स्टार ग्रह मानकों को पूरा किया गया, जिसमें एनर्जी सिस्टम, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, एनर्जी एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, इन सब का इस्तेमाल किया गया। यह प्रोजेक्ट जब बनकर आएगा तो पूरी तरह से गुलामी की मानसिकता से परे होगा और जो पहले से बनी इमारतें हैं, उन्हें म्यूजियम के रूप में जनता के लिए खोल दिया जाएगा। उसी क्रोनोलॉजी में आज पीएम ने अपने कार्यालय यानी सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया और उसकी तस्वीरें आपके सामने आई। सेवा का स्थान कहते हुए एग्जीक्यूटिव एनक्लेव इसका नाम पहले रखा जाना था, लेकिन बाद में इसका नाम सेवा तीर्थ के नाम पर रखा गया। इसका निर्माण एल&टी कंपनी के द्वारा 1189 करोड़ रुपए में किया गया है। ये कुछ तस्वीरें हैं जिनसे आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सीसीएस के सामने प्रधानमंत्री कार्यालय कुछ इस प्रकार से दिखेगा, सामने की तरफ राष्ट्रपति भवन होगा। एक प्रकार से समझिए कि ये इतना प्राइम लोकेशन हो जाएगा जहां पर सारे कार्य बिना किसी देरी के एग्जीक्यूट होने लगेंगे और पड़ोस में ही, मतलब इनके साइड में ही जहां राष्ट्रपति भवन है, इन्हीं के बगल में ही नई संसद भवन जो है वो पुरानी के साथ में दिखाई दे जाएगी। कुछ इस प्रकार से इसका निर्माण 4 स्टार गृह रेटिंगों के साथ किया गया है। उम्मीद है कि आने वाले समय में यहां से सरकार बहुत से अच्छे कार्यों को अंजाम दे पाएगी और जो आ रहे खर्चे थे जिनके रिप्लेसमेंट में से शुरू किया गया, उसके साथ साथ जो भी देश को गुलामी से मुक्त करती हुई चीजें थी, उनको नए सिरे से दिखा सकेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अगर आप चाहते हैं आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, तो मैंने कंप्लीट जीएस फाउंडेशन कोर्स बनाकर रखा हुआ है अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर। आप जाकर उससे पढ़ सकते हैं, हमारी किताबें पढ़ सकते हैं। हमारी किताबें घर बैठे मंगा सकते हैं आप इन्हें, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। थैंक यू सो मच।